पूरी जिंदगी के लिए सबसे काम की चीजें अब होंगी। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। टर्म्स आपकी वोकैबुलरी है। अकाउंटिंग इज द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। तो कोई भी लैंग्वेज कर रहे हो आप, तो जब तक उसके वर्ड के मीनिंग नहीं पता होंगे तो कुछ खास समझ नहीं पाओगे कि बात हो क्या रही है। तो अभी जो हमने बातें करी वो और ज्यादा क्लियर हो जाएंगी टर्म्स करने के बाद। अभी ही क्लैरिटी होगी बट 100% नहीं हो सकती, क्योंकि एसेट्स क्या होते हैं मैंने आपको बस आइडिया दिया है, क्योंकि मेरी लिमिटेशन थी कि वहां पे मैं ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकता था। लाइबिलिटीज क्या है मैं वहां ज्यादा इलेबोरेट नहीं कर सकता था, लेकिन अब आज हम एसेट्स के बारे में इतना पढ़ लेंगे जो हमें पूरे साल की रिक्वायरमेंट है और पूरी जिंदगी की। एसेट्स का मीनिंग पूरा, लाइबिलिटीज का मीनिंग पूरा। तो अब चीज डिटेल में हो। आई रिपीट, बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स आपको थ्रू आउट द ईयर, थ्रू आउट योर एक्सपीरियंस ऑफ फाइनेंस और अकाउंट्स यूज होगा। तो समझ के आगे बढ़ना, इसको चैप्टर की तरह मत करना, एग्जाम की तरह मत करना। ये सोच के करना कि अगर मुझे ये अच्छे से आता होगा तो मुझे बाकी सब करने में आसानी हो। अकाउंट्स, एसेट्स। एसेट्स क्या होते हैं? इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी। बिजनेस को एंटिटी बोलते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। ये मेरी टीम के लिए एसेट है, तो मतलब इससे मुझे कुछ ना कुछ फायदा होगा या हमें कोई ना कोई बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। तो एसेट्स आर द इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ द एंटिटी विच विल गिव बेनिफिट इन द फ्यूचर। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, दे मे बी टैंजिबल, दे मे बी इनटैंजिबल। क्या होता है? तो चलो अभी क्लासिफाई कर लेते हैं। इधर आ जाओ, ध्यान से देखना। एसेट्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं नॉन करेंट एसेट्स और एक होते हैं करेंट एसेट्स। नॉन करेंट एसेट्स जो मुझे लॉन्ग टर्म बेनिफिट देंगे। एसेट का मीनिंग अभी तक हमने क्या पढ़ा? समथिंग विच द एंटिटी ओन्स एंड विच विल गिव इट बेनिफिट इन द फ्यूचर। तो अगर आपका बेनिफिट लॉन्ग टर्म है तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? नॉन करेंट एसेट। अगर आपका बेनिफिट शॉर्ट टर्म है तो वो कौन सी कैटेगरी में चला जाएगा? करेंट एसेट। सर ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म क्या होता है? लॉन्ग टर्म कोई चीज हो सकता है, मैं बोलूंगी 5 साल शॉर्ट टर्म है। अब ये लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म तो बड़ी रिलेटिव टर्म होगी ना। समथिंग विच इज शॉर्ट टर्म फॉर मी मे बी लॉन्ग टर्म फॉर यू, एंड समथिंग विच इज लॉन्ग टर्म फॉर यू मे बी शॉर्ट टर्म फॉर मी। तो ऐसे हवा में बात नहीं होगी। अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, अ पीरियड ऑफ 12 मंथ्स। तो किसी चीज का बेनिफिट 12 मंथ से कम है तो उसको बोलेंगे इसका शॉर्ट टर्म बेनिफिट है। उसका बेनिफिट 12 मंथ से ज्यादा है तो उसको बोलेंगे इसका लॉन्ग टर्म बेनिफिट है। जबकि एक्चुअली होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल, बट वो कंपनीज पे अप्लाई होता है, कंपनीज हमारे कोर्स में नहीं है। तो अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, सिंप्लीफिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, किसी भी चीज का बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का है तो वो क्या होता है आपके लिए? नॉन करेंट एसेट। किसी चीज का बेनिफिट 1 साल से कम है बिजनेस में तो वो होता है करेंट एसेट। तो नॉन करेंट एसेट बेनिफिट lasts for more than 1 year. Current assets benefit lasts for less than 1 year. कोई भी डाउट? मीनिंग क्लियर है? नॉन करेंट एसेट्स दो टाइप के होते हैं। नॉन करेंट एसेट्स दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं टैंजिबल एसेट्स और एक होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। एक होते हैं टैंजिबल एसेट्स, एक होते हैं इनटैंजिबल एसेट्स। ये टैंजिबल एसेट्स क्या होते हैं? टैंजिबल एसेट्स which have a physical existence, which have a physical existence which we can touch and feel. Example, land and building. ये मेरा कोचिंग सेंटर बिल्डिंग, it has a physical existence, we can touch and feel it. और कोई एग्जाम्पल अनिष्का? फिर से बोलो। कैश, कैश बोला आपने, दो अलग चीजें हो गई। मशीनरी, यस इट इज अ नॉन करेंट एसेट।
फर्नीचर, yes, it is a non-current asset. Tangible assets. Cash is not a non-current asset. Cash is an asset क्योंकि बिजनेस रन करने में हेल्प करेगा, पैसा पड़ा हुआ है तो आप यूज करेंगे ना बिजनेस चलाने में, बट इट इज अ करंट एसेट. व्हाई? कैश एक लिक्विड आइटम है, खर्च करा खत्म, उसकी कोई लाइफ नहीं है, जब तक है तब तक है. लेकिन फर्नीचर है, पड़ा रहेगा 5 साल, क्या अपने आप खत्म हो जाएगा? नो सर, कैश पड़ा रहेगा तो क्या अपने आप खत्म हो जाएगा? अरे कैश तो बिजनेस चलाने में यूज होगा ना, वो रोटेट होगा. यस इट इज एन एसेट बट इट इज अ करंट एसेट. योर कैश एंड बैंक बैलेंस करंट एसेट है. बट सर अगर मैंने कैश से, सुनने पे ध्यान देंगे प्लीज, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. डाउट आएगा कि सर अगर मैंने कैश से मशीन ले ली, अगर मैंने कैश से मशीन ले ली तो फिर तो कैश तो नॉन करंट एसेट हो गया ना. कैश तो खत्म हो गया ना जैसे आपने मशीन ले ली, अब तो मशीन आ गई, तो मशीन आपका नॉन करंट एसेट है. कैश अपने आप में नॉन करंट एसेट नहीं है, लिक्विड होता है, रोटेट होता है, चेंजेस हैंड्स, इट इज अ करंट एसेट. कैश एंड बैंक बैलेंस इज अ करंट एसेट. विदाउट यस, नॉन करंट. करंट का मतलब क्या होता है? इमीडिएट बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है. नॉन करंट लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड हो रहा है. तो करंट एसेट का एग्जांपल अभी आ गया तो इसलिए अभी लिख रहा हूं, कैश और बैंक बैलेंसेस. कैश बैलेंस भी और बैंक बैलेंस भी. Coming back to non-current assets, assets which give us a benefit which will last for more than 12 months. तो non-current asset में पहले क्या आया? Tangible assets. Tangible assets, they have a physical existence. Intangible assets do not have a physical existence. They do not have a physical existence. इनकी कोई physical existence नहीं होती, फिर भी ये बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं बिजनेस को. कोई ट्राई करना चाहेगा कि इंटेंजिबल एसेट्स का कोई एग्जांपल? तो करेंसी है ना. वेरी गुड. ब्रांड नेम बोला ना आपने, उसको गुडविल बोलते हैं. क्या बोलते हैं? समवन एल्सेस नेम. ओके, वही है बात. गुडविल. आप यहाँ पे पढ़ने क्यों आए? नहीं नहीं, आपको कैसे पता चला? एक्स स्टूडेंट्स ज्यादातर के एडवर्टाइजमेंट तो निकालने से अगर बच्चे आ जाते तो बात ही क्या आती है. एडवर्टाइजमेंट तो रोज बड़े बड़े बहुत सारे आते हैं, बट मेजर बिजनेस ग्रोथ इज ड्यू टू योर पास्ट एफर्ट्स, योर गुडविल. तो गुडविल इज एन इनटैंजिबल एसेट. व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज द रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस एंटिटी इन द मार्केट. गुडविल कैसे जनरेट होगी? आपके पास्ट एफर्ट्स के बेसिस पे. अब चामवुड प्लाजा में मेरे को चाट पापड़ी की शॉप खोलनी है. एक ऑप्शन है मैं खोल देता हूँ चामवुड स्नैक्स कॉर्नर, चामवुड चाट कॉर्नर, और एक ऑप्शन है कि मैं हल्दीराम्स की फ्रेंचाइजी ले लेता हूँ. तो कौन सी ज्यादा चलने के चांसेस है? मेरे को सब जानते हैं इस कॉलोनी में मोस्टली, तो क्या मैं चामवुड स्नैक्स कॉर्नर खोलूंगा तो चलेगा नहीं क्या? सब जानते हैं, मैं उसकी ब्रांडिंग करूंगा तो क्या चलेगा नहीं? चल सकता है, चलेगा सर, मैं तो आ जाऊंगी, बाकियों का पता नहीं. बट लेकिन परफेक्ट आंसर कि अगर आपने हल्दीराम्स खोला तो उसकी प्रोबेबिलिटी और ज्यादा होगी. यहाँ पे आपको जानते हैं, बट वॉक इन कस्टमर्स को क्या पता आप कौन, चामवुड स्नैक्स कॉर्नर कौन, और जो आपको जानते हैं उनको भी क्या पता, वो तो दीपक चौधरी डीसीसी समझ आया. अब ये थोड़ी ना पता है कि कोविड के बाद सर को चाट पापड़ी बेचने पड़ गए. तो पॉइंट समझ आया कि गुडविल, नेम और रेपुटेशन ऑफ द कंपनी से रेवेन्यू जनरेशन हो सकती है. तो हम फ्रेंचाइजी क्यों ले लेते हैं बड़ी बड़ी कंपनीज की, और खुद ही वो चीज क्यों नहीं प्रोडक्ट बेचने की कोशिश करते? क्योंकि उससे आपको एक रेडी बिजनेस मिल जाता है. Intangible assets which do not have a physical existence, yet they give benefit to the business entity, they help in generation of revenue. तो कुछ एग्जांपल मैंने आपको दिया अभी. एक दिया गुडविल, दूसरा पेटेंट्स. कुछ कंपनीज के पास पेटेंट्स होते हैं, वो डिजाइन पेटेंट करा लेते हैं, फॉर्मूला पेटेंट करा लेते हैं और कोई यूज नहीं कर सकता.
कितनी सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज अपने मेडिसिन को पेटेंट करा लेते हैं, कितनी सारी कार मैन्युफैक्चरर्स अपने डिजाइन को पेटेंट करा लेते हैं, शूज कंपनीज अपने डिजाइन को पेटेंट करा लेते हैं। उससे क्या होगा, उनका डिजाइन कोई और यूज नहीं कर सकता। डिजाइन है ना, वो तो एक मतलब पेपर, एक राइट्स हैं आपके पास, राइट्स की कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस होती है, बट उसकी वजह से आपको बेनिफिट होगा कि नहीं होगा, आपका प्रोडक्ट बिकेगा और कोई उसे कॉपी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, आप शॉपिंग करने जाते हैं, आपने कोई शूज लिए, अब फॉर एग्जांपल आप नाइकी ले रहे हैं और उसके ऊपर नाइकी का सिंबल ही ना हो, तो क्या चांसेस कम हो जाएंगे कि आप वो शूज लोगे? तो पता कैसे चलेगा किसी को फिर कि वो नाइकी के हैं? तो ट्रेडमार्क्स का फायदा समझ आया कि ट्रेडमार्क की ब्रांड रिकग्निशन क्रिएट करते हैं, ब्रांड रिकग्निशन क्रिएट करते हैं। ट्रेडमार्क्स बिजनेस जनरेट करने में हेल्प करते हैं। गुडविल, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट्स, बस इतना काफी है। कॉपीराइट्स, अब जैसे कोई ऑथर है, आपकी बुक है डबल एंट्री बुक कीपिंग, आपकी बुक है डबल एंट्री बुक कीपिंग, सुल्तान चंद पब्लिशर है, ऑथर तो टीएस ग्रेवाल है, तो लेकिन क्या टीएस ग्रेवाल खुद बुक छापता होगा? नो, टीएस ग्रेवाल पब्लिशर को राइट्स दे देता है कि आप इसे पब्लिश कर सकते हो, तो पर बुक उनको पैसे मिलते जा रहे हैं, बस नाम के पैसे कमा रहे हैं। क्या उसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है? नो। सिंगर्स होते हैं, वो म्यूजिक कंपनी को कॉपीराइट्स दे देते हैं कि आप मेरे नाम पे सीडीज बनाओ या जो भी म्यूजिक सेल कर सकते हो। यस और नो? Assets, something which helps in generation of revenue. Non-current assets, long-term benefit. Current assets, short-term benefit. Non-current assets दो कैटेगरीज होती हैं, एक tangible और एक intangible. Tangible assets, they have a physical existence. Intangible assets do not have a physical existence. कुछ आइडिया हो गया कि assets क्या होते हैं? अब दोबारा पूरा आराम से स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज। मेरे को आगे इसलिए जाना पड़ा कि उन्होंने पहली लाइन में लिख दिया टेंजिबल इंटेंजिबल, जैसे तुम्हें तो पता ही होगा कि क्या होते हैं। कैसे पता होगा, बताओ तो सही। पर एसेट्स आर द प्रॉपर्टीज, दे मे बी टेंजिबल और इंटेंजिबल। ओन्ड, कीवर्ड हियर इज ओनरशिप होना जरूरी है। अगर ये प्रॉपर्टी मेरी रेंट पे है तो वो मेरे एसेट्स की कैटेगरी में नहीं आ रही होगी, मैं उस पर रेंट पे कर रहा हूँ। ओनरशिप होना जरूरी है, तभी वो आपकी बैलेंस शीट में आपकी एसेट्स की कैटेगरी में आ रही होगी। Assets are owned by an entity or an enterprise. They are the economic resources of the business. In other words, anything which will enable the firm to get economic benefit in the future. Economic benefit मतलब पैसा कमाने में help करेगा। Examples are land, building, machinery, furniture, stock, debtors, cash, bank balances, trademarks, copyrights, goodwill. रुको एक मिनट। ये लैंड क्या होता है पता है, ये बिल्डिंग क्या होता है पता है, मशीनरी क्या होता है पता है, फर्नीचर क्या होता है पता है, चलो स्टॉक भी पता है। स्टॉक मतलब जिस चीज में आप डील करते हो। अगर आप स्टेशनरी की दुकान है तो जितनी स्टेशनरी आपके पास पड़ी है स्टॉक बोलते हैं उसको, कि स्टॉक में कितना सामान है। आप अपैरल की शॉप है तो कितने आपके पास कपड़े पड़े हैं, स्टॉक मतलब कितना सामान आपके पास पड़ा हुआ है। ये डेटर्स क्या होते हैं? सर क्रेडिटर्स तो आपने बता दिया, ये डेटर्स कौन होते हैं? It is an example of a current asset. It is an example of a current asset. Debtors कौन होते हैं? कोई हाथ उठा रहा था, कोई ट्राई करना चाहेगा? VO, अगर हम O करते तो हमारा एसेट नहीं होता, हमारी लाइबिलिटी होती। It is opposite of creditors. अब ट्राई करो। अरे एक मिनट, सब बोलोगे तो किसी के भी सुनाई नहीं देगी। वेरी गुड, वेरी गुड। इनकम्प्लीट, बट जितना बोला वो बिल्कुल सही। कोई कंप्लीट कर सकता है? डेटर्स कौन होते हैं? पीपल और द बिजनेस एंटिटीज who owe us money, ये तो बोला सर हमने, ऑन अकाउंट ऑफ क्रेडिट सेल्स। आपने उनको क्रेडिट पे सामान बेचा है, आपने उनको सामान तो बेच दिया,
आपने उनसे अभी पैसे लेने हैं, आपने उनसे अभी पैसे लेने हैं। आप जैसे क्रेडिटर्स कौन थे, आपने उनसे क्रेडिट पे सामान खरीदा था, आपने उनके पैसे देने हैं। अब ये उल्टा, आपने किसी को क्रेडिट पे सामान बेचा, मैंने आपको सामान बेचा क्रेडिट पे, मैंने आपसे पैसे लेने हैं, अभी मिले हैं क्या पैसे? नहीं। अब बुक्स क्लोज कर रहा हूं और अभी बैलेंस बचा है, तो मैं एसेट्स में दिखाऊंगा डेटर्स कि मैंने आपसे अभी इतने पैसे लेने हैं। इट विल गिव मी बेनिफिट इन द फ्यूचर, क्योंकि फ्यूचर में मुझे ये कैश जनरेट करके देगा, तो इसलिए मेरा एक एसेट है। बट क्या इसमें 1 साल से ज्यादा का टाइम होता है जनरली? सर हो सकता है ना दे, बट जनरली आपने किसी को क्रेडिट पे सामान बेचा तो जनरली 2-3 महीने का ही तो क्रेडिट होता होगा, तो डेटर्स हमारे करंट एसेट्स होते हैं। डेटर्स का मीनिंग क्लियर है? करंट एसेट्स क्यों है, इसका मीनिंग क्लियर है? ठीक, बैक टू द मीनिंग। Assets are future economic benefits, the rights which are owned or controlled by an organization or an individual. Assets are valuable resources owned by the different definitions. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10 मतलब जो आपने जितनी भी बातें सुनी उससे कंक्लूड कर सकते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। नंबर 1, इट शुड बी ओन्ड, इट शुड बी ओन्ड, आपकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे लैंड नहीं, मतलब समथिंग विच यू ओन, ये मेरी प्रॉपर्टी है, ये मेरी प्रॉपर्टी है, समथिंग विच आई ओन, ओनरशिप होना जरूरी है। पहला कैरेक्टरिस्टिक। इट मे बी टैंजिबल और इनटैंजिबल, कह रहे ये जरूरी नहीं है कि उसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, वो टैंजिबल भी हो सकता है, इनटैंजिबल भी हो सकता है। इट शुड हैव सम वैल्यू अटैच्ड टू इट, मेजरमेंट, इट शुड बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, पॉसिबल होना चाहिए उसको मॉनेटरी टर्म्स में वैल्यूएशन उसकी पॉसिबल होनी चाहिए। It should be capable of being measured, तो some value attached to it and capable of being measured in monetary terms, similar बात हो गई। ओनरशिप होना जरूरी है, tangible भी हो सकता है, intangible भी हो सकता है, कुछ वैल्यू होनी चाहिए, यूजलेस नहीं होना चाहिए, and it should be measurable in terms of money। तो कह रहा है एसेट्स दो टाइप के होते हैं, एक नॉन करेंट एसेट्स, assets which are not meant for resale, something which you own, which you have purchased and use it for the business and not for resale। ध्यान से सुनना, मैंने लैपटॉप खरीदा बिजनेस के लिए, पढ़ाने के लिए, क्या ये बेचने के लिए खरीदा? तो मेरा एसेट है। लेकिन अगर मैं लैपटॉप डीलर हूं, अगर मैं लैपटॉप डीलर हूं तो मैंने लैपटॉप खरीदा बेचने के लिए, तो क्या वो मेरा नॉन करेंट एसेट हो सकता है? नहीं, कह रहे वो जो स्टॉक में बच गया वो करंट एसेट होगा। तो नॉन करंट एसेट्स की कैटेगरी में वो जाएगा समथिंग व्हिच हैज बीन परचेज्ड नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल बट फॉर ओन यूज, तभी तो लॉन्ग टर्म बेनिफिट देगा। जो आपने सामान बेचने के लिए खरीदा है वो आपको लॉन्ग टर्म बेनिफिट कैसे दे सकता है? कह रहे वो तो मैं चाहता ही नहीं कि मेरे पास लॉन्ग टर्म रहे, वो तो जितनी जल्दी बिकेगा उतना अच्छा है मेरे लिए। यस और नो? नॉन करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स which are held by an entity or an enterprise not with the purpose to resell but are held either as an investment or to facilitate the business operation, business चलाने के लिए यूज होते हैं, not for the purpose of resale। in other words, those assets are held by the business from a long term point of view। examples of non current assets आपको बता ही चुका हूं, non current investments, long term loans and advances एंड अदर नॉन करंट एसेट्स। मैंने आपको 2 साल के लिए लोन दिया, मैंने दिया, मेरा एसेट है, क्योंकि मैंने आपसे पैसे लेने हैं बट 1 साल से ज्यादा के लिए। लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, ये सब तो नॉन करंट एसेट्स होते ही हैं। एनीथिंग परचेज्ड फॉर द पर्पस ऑफ ओन यूज, नॉट फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल, एंड इट गिव्स यू लॉन्ग टर्म बेनिफिट। फिक्स्ड एसेट्स are those non-current assets which are not held for resale but with the purpose of increasing its earning capacity। आप अपने बिजनेस चलाने के लिए, बिजनेस ग्रो करने के लिए उसको यूज कर रहे हैं। एग्जाम्पल, tangible assets, intangible assets। tangible assets are those assets which have a physical existence। tangible assets are those assets which have a physical existence, that is they can be seen and touched। example, land, building, machinery, computer, furniture। intangible assets do not have a physical existence
they cannot be seen and touched. Examples are patents, goodwill, trademarks, computer software और copyrights. ये सब क्या होते हैं? Intangible assets. आपने लैपटॉप खरीदा, इट इज अ टैंजिबल एसेट. आपने उसके ऊपर विंडोज इंस्टॉल करा, विंडोज होता है सॉफ्टवेयर, दैट इज एन इंटेंजिबल एसेट. वो भी तो कंपनी को रेवेन्यू जनरेट करके दे रहा है. बिना विंडोज के क्या आप कंप्यूटर रन कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे. तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो एक इंटेंजिबल एसेट होता है. किसके लिए? जो वो ओन करता है. फिक्स्ड एसेट्स लॉन्ग टर्म बेनिफिट, करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म बेनिफिट. करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड फॉर रीसेल. या तो आपके पास कोई सामान पड़ा है बेचने के लिए, और कन्वर्जन इनटू कैश, कि या तो बेचने के लिए या वो बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. या तो कैश है या बहुत जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएगा. जैसे डेटर्स हैं, वो जल्दी कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे, पैसे लेने हैं हमने लोगों से. करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स व्हिच आर हेल्ड बाय एन एंटिटी विद द पर्पस ऑफ कन्वर्टिंग देम इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड. तो ये शॉर्ट पीरियड क्या है? विद इन 1 ईयर. एक सेकेंड, ठीक है, विद इन 1 ईयर. तो शॉर्ट पीरियड बेनिफिट है तो करंट एसेट, बेनिफिट मोर देन 1 ईयर है तो नॉन करंट एसेट. नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट्स होते हैं. फिक्स्ड एसेट्स टैंजिबल हो सकते हैं, इंटैंजिबल हो सकते हैं. एग्जाम्पल, गुड्स आर परचेज विद द पर्पस ऑफ रीसेल एंड अर्न प्रॉफिट्स. डेटर्स एग्जिस्ट टू कन्वर्ट देम इनटू कैश. तो डेटर्स, बिल्स रिसीवेबल, मैंने किसी से पैसे लेने हैं, आगे जाके टर्म आएगी बिल रिसीवेबल क्या होता है. बट अभी आपके लिए क्या है कि आपको किसी से पैसे लेने हैं, एक डॉक्यूमेंटेशन हो रखी है. मैंने आपसे पैसे लेने हैं तो मैंने आपसे साइन करा लिया, तो वो बिल रिसीवेबल है मेरे लिए. मेरे लिए क्या है अभी? ये करंट एसेट. आगे जाके पूरी एक टर्म आएगी, बिल रिसीवेबल, बिल पेबल, तब हम डिटेल में विद एग्जांपल स्टडी करेंगे. अभी क्या है हमारे लिए? एक करंट एसेट. एसेट्स दो टाइप के होते हैं, नॉन करंट एसेट्स और करंट एसेट्स. कैरेक्टरिस्टिक्स, ओनरशिप होना जरूरी है. ओनरशिप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या था? ओनरशिप होना जरूरी है. टेंजिबल हो या इंटेंजिबल हो उससे फर्क नहीं पड़ता. दे शुड बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ मनी. अगर बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का है तो वो नॉन करंट एसेट है. अगर बेनिफिट 1 साल से कम का है तो वो करंट एसेट है. नॉन करंट में टेंजिबल के एग्जांपल्स, इंटेंजिबल के एग्जांपल्स. करंट एसेट में अगर कुछ और बात करें तो कैश और बैंक बैलेंस आपका करंट एसेट है, डेटर्स आपका करंट एसेट है. कुछ और एग्जांपल्स भी देता हूं, आगे और काम ही आएंगे. प्रीपेड एक्सपेंसेस. प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. मैंने क्या किया? मैंने टेलीफोन बिल में अपना एयरटेल में 10,000 डिपॉजिट कर दिए. मैंने एडवांस में 10,000 डिपॉजिट कर दिए. मैंने कहा हर महीने जो बिल आएगा उसमें से काटते रहना. अभी तो बिल ही नहीं आया था उतने का, मैंने एडवांस में पे कर दिया. अब मैंने एडवांस में पे कर दिया तो मेरे लिए क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस. क्या है? प्रीपेड एक्सपेंस. प्रीपेड एक्सपेंस मेरे लिए एसेट है. क्यों? क्योंकि अब मुझे बेनिफिट मिलेगा कंपनी से और मुझे कोई पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि पेमेंट ऑलरेडी हो चुकी है. प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. एसेट क्यों है अभी हमारा? हमने एक तो पहले से ही खर्चा कर दिया. बेटा आपने पहले पेमेंट कर दी है, अब आपको सिर्फ बेनिफिट मिलना है. अब आपको दोबारा पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी. अब आप कंपनी से बेनिफिट ले सकते हैं. आपने मुझे फीस पे कर दी, अब आपने मुझे हाफ ईयर फीस पे कर दी, तो वो आपके लिए प्रीपेड एक्सपेंस हो गया. क्यों? अब आपको 6 महीने तक बेनिफिट मिलेगा और आपको कोई और पैसे नहीं देने. तो जो एडवांस में पे कर रहा है उसके लिए वो एसेट है. जो एडवांस में रिसीव कर रहा है, आगे जाके हम सीखेंगे, वो मेरे लिए लायबिलिटी है. मेरे लिए लायबिलिटी सर, मेरे पास तो पैसे आ गए, मेरे लिए लायबिलिटी क्यों? अब मुझे आपको, आई एम लायबल टू गिव यू सर्विसेज फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ्स. यस और नो? क्या आप 6 महीने दोबारा मुझे पैसे मिलेंगे? नो. और वो जब तक मैं सर्विस रेंडर नहीं कर देता तब तक वो पूरी मेरी इनकम में कन्वर्ट नहीं होंगे. क्योंकि हो सकता है ना 3 महीने बाद सर मजा नहीं आ रहा, बाय बाय, पैसे वापस. तो जब तक वो पीरियड क्रॉस नहीं हो जाता, जब तक मैं सर्विस रेंडर नहीं कर देता, आपका एक एसेट क्रिएट हो गया. तो जो पे कर रहा है एडवांस में उसके लिए एसेट होता है, जो रिसीव कर रहा है उसके लिए तो लायबिलिटी हुई ना. तो प्रीपेड एक्सपेंस, एक्सपेंसेस पेड इन एडवांस. कोई डाउट? एक और एग्जांपल. जितने ज्यादा एग्जांपल्स उतनी ज्यादा क्लैरिटी. अक्रूड इनकम. अक्रूड इनकम, अक्रूड इनकम मतलब इनकम
earned but not yet received. इनकम earned but not yet received. मैंने आपको पढ़ाया, 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, पैसे नहीं आए, पैसे नहीं आए मेरे पास, लेकिन मैं तो 2 महीने की सर्विस रेंडर कर चुका हूं, तो मेरी इनकम अक्रू हो चुकी है, तो मेरे लिए वो रिसीवेबल्स की लिस्ट में आ रहा होगा कि मैंने आपसे पैसे लेने हैं। क्या मैंने आपको कोई सामान बेचा है? तो डेटर्स की कैटेगरी में तो आ नहीं सकता। तो जो सर्विस प्रोवाइड करी होती है क्रेडिट पे, वो किस कैटेगरी में आती है? अक्रूड इनकम। किस कैटेगरी में आती है? अक्रूड इनकम। अक्रूड इनकम मतलब आप अपना काम कर चुके हो, लेकिन आपको अभी पैसे नहीं मिले, मिल जाएंगे, आपको बेनिफिट मिलेगा इसका, फ्यूचर में पैसे आने वाले हैं, अब आपको उन 2 महीने का दोबारा काम नहीं करना पड़ेगा। धीरे 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 धीरे, अभी तो स्टार्टिंग है, बट मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको ज्यादा से ज्यादा एग्जांपल्स दूं, ताकि जब वो बाद में आगे टर्म्स आए तो आप रिलेट कर पाओ कि बात क्या हो रही है। तो टर्म्स जितनी डिटेल में पढ़ोगे आपको उतना ज्यादा बेनिफिट होगा। अब लास्ट क्लास में मेरी लिमिटेशन थी ना कि मैंने तो एक लाइन में एसेट खत्म कर दिया, व्हाट वी ओन, बट तब मैंने बताया ना कि हम इसको आराम से डिटेल में करेंगे। तो ऐसी बहुत सारी चीजें आएंगी जो मैं बताऊंगा कि आगे डिटेल में करेंगे, तो समझ आया ना कि मेरा कहने का मतलब क्या होता है, कि जब उसका टाइम आएगा तब उस पर फोकस करेंगे। तो आज आया था टाइम एसेट्स का, तो सारे तरीके के एसेट्स हमने पढ़े, एक कैटेगरी छोड़ी क्योंकि वो आगे के लिए रिलेटेड है, फिक्टिशियस एसेट्स। वो आगे हम एक और टर्म सीखेंगे, उसके बाद हमें फिक्टिशियस एसेट समझ आएगा, इसलिए मैंने उसकी कोई बात ही नहीं करी। हमारे लिए अभी सिर्फ 2 टाइप के एसेट्स होते हैं, नॉन करेंट और करेंट। नॉन करेंट में फर्दर कैटेगराइजेशन होती है फिक्स्ड एसेट्स में, टैंजिबल और इनटैंजिबल। और करंट एसेट्स का कोई एग्जांपल दे सकता है अमर? करंट एसेट्स का कोई एग्जांपल? वेरी गुड। कैश इन हैंड, आपका जो कैश बैलेंस है वो करंट एसेट है, आपका जो बैंक बैलेंस है वो करंट एसेट है, आपके जो डेटर्स हैं वो करंट एसेट है, अक्रूड इनकम वो करंट एसेट है। तो चलो एक लास्ट, स्टॉक। स्टॉक का दूसरा नाम होता है इन्वेंट्री। स्टॉक और इन्वेंट्री एक ही चीज है। कि आपके इन्वेंट्री में कितना सामान पड़ा हुआ है, आपके पास कितना स्टॉक पड़ा हुआ है, एक ही बात होती है। ओके, तो चलो बेटा अभी इतना रीड करेंगे।